नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्ली एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं अरुण त्रिसर। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं संजय राजदान, बसोली से हैं। आए दिन हमारे साथ इनकी चर्चा चली रहती है। आज हम बात करेंगे इनके साथ कि आने वाले कुछ दिनों में भारत जोड़ो यात्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी और जो ये भारत जोड़ो यात्रा है महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर जो है वो निकली है। राहुल गांधी जो है वो जम्मू कश्मीर में आएंगे। किस तरह से ये देखते हैं, बात करते हैं इनके साथ। संजय जी, सबसे पहले तो आपका हमारे यहाँ पे स्वागत है। नमस्कार अरुण जी, आज आपके स्टूडियो में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं जैसे आपने बोला कि मैं डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हूँ कांग्रेस का, और ये एक मैं अपने आप को एक बड़ा सौभाग्य समझता हूँ कि हमारे जो कांग्रेस के राहुल गांधी जी हैं, भारत जोड़ो यात्रा को जो कन्याकुमारी से कश्मीर यात्रा को लेके चल रहे हैं, अब वो जम्मू कश्मीर में आने को जो है वो चरण पसार रही है और एक्सपेक्टेड है कि 20 के बाद हम राहुल गांधी जी यहाँ पे आ जाएंगे और कांग्रेस का जो भी जितना भी भारत जोड़ो यात्रा में तिरंगे की शान में जो उन्होंने ये यात्रा चलाई है और भारत को एक करने का एक प्रयास किया है, वो प्रयास जो है वो अब संभव होने जा रहा है। और ये आखिरी पड़ाव होगा क्योंकि अभी जो है कन्याकुमारी टू कश्मीर, कश्मीर भारत का एक मुकुटमणि भी है और अब जो यात्रा जो है वो अपने आखिरी पड़ाव में ठीक आगे आने वाले 10 दिनों में पहुंच जाएगी और उसके बाद उनकी जो है शरणागत यात्रा जो है संपन्न हो जाएगी। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की बात जो है भारत जोड़ो यात्रा में की जा रही है। हर धर्म को समझने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने जो यूथ है, हमारा युवा जो है बेरोजगार है, उस पर आपका क्या कहना है? देखें, जहाँ तक बेरोजगारी और यूथ का जो आपस में कहते हैं इनवर्सुअल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो संबंध बना हुआ है वो बहुत गहन हो चुका है, बहुत गंभीर हो चुका है। और मैं बाहर की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अभी अगर अपने JNK की बात करूँगा तो JNK ने पिछले जब 2014 से बाद जब भाजपा को पूरे समर्थन के साथ सत्ता सौंपी थी, जिसमें आपने देखा होगा कि जो लास्ट इलेक्शन हुए उसके बाद तो गवर्नर रूल लगा, फिर उसके बाद LG गवर्नमेंट बना, स्टेट से UT हो गया और लास्ट इलेक्शन में 25 सीटों से इनको नवाजा था, इनको अपना फुल समर्थन दिया था जम्मू कश्मीर के जो भी हमारा अवाम है। लेकिन उनके साथ जो है वो कड़ा धोखा हुआ, उनके पीठ के पीछे छुरी मारी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं में इसमें जो मैं समझता हूँ, जो मेरी समझ बूझ कहती है, वो सबसे ज़्यादा धोखा इसमें युवाओं के साथ किया गया। अब नौकरियों में थी कि मैं जो बाबूगिरी है वो ख़त्म कर दूंगा, ताली बजा बजा के सबने कहा कि हाँ अब जो है वो मिडिल मैन ख़त्म कर दिया जाएगा और जो है नौकरियां सीधी की सीधी बीच में जो भी एजेंसीज हैं उसमें ब्लेम मौजूदा जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन पर लगा कि इन्होंने भ्रष्टाचार फैलाया था, हमने इन 8 सालों में इन भ्रष्टाचारियों को बाहर निकाल दिया। लोगों ने भी इनको पूरा साथ दिया कि हाँ भ्रष्टाचारी अब दूर हो गए। तो अब लोग क्यों चिल्ला रहे हैं, अब वो यूथ क्यों चिल्ला रहा है, अब वो नर्सिंग वाले क्यों चिल्ला रहे हैं, अब वो जो युवा है वो क्यों मतलब एक क्षतिग्रस्त हो चुका है कि भाई अब उनको क्यों वो दर्द दिख रहा है कि नहीं उनके साथ सबसे बड़ा धोखा किया जा रहा है। आपने एक ब्लैकलिस्टेड एजेंसी को जम्मू कश्मीर में SSB एग्जाम कराने का भार दे दिया, अब उन्होंने वो एग्जाम करवा रहे हैं तो उस पे सिंगल बेंच यही युवा जितने हैं ये हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और उधर ये अपनी पिटीशन दायर करते हैं कि आप ये जो अभी आपने 2 लिस्टें क्वैश करी उसके बाद फिर आपने वही एजेंसी को ये कार्यभार सौंप दिया है, तो वो एजेंसी ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, उस पे सिंगल बेंच का ऑर्डर जो आता है वो उस पे रोक आती है। लेकिन जिस दिन ये ऑर्डर आता है वही एजेंसी रात को एक पिटीशन तैयार करती है और सुबह डबल बेंच पे वो रिक्वेस्ट लगाती है और डबल बेंच पे उनको सुबह 10 बजे हमारे जो चीफ जस्टिस हैं उनको ये अलाउ कर देते हैं कि ये एजेंसी जो है एग्जाम कंडक्ट करा सकती है और जो भी लिस्ट निकलेगी उस पे एक राइडर सा लगा दिया जाता है कि हाँ कल को अगर ये एजेंसी अपना केस हार गई तो ये लिस्ट फिर से क्वैश मानी जाएगी। मतलब एक सीधे सीधे शब्दों में एक खेल होगा, फिर से खेला शुरू हो जाएगा, फिर से वो भ्रष्टाचार हो जाएगा कि ये एजेंसी एग्जाम कंडक्ट कराएगी बच्चों की। अब इस पे देखो कितना बड़ा घोटाला है, घोटाला समझने की बात है।
बच्चों ने पहले एग्जामिनेशन फीस भरी, SBI जब SI का टेस्ट हुआ, सब इंस्पेक्टर का टेस्ट हुआ, तो कितना समझो 20,000 बच्चों ने अप्लाई किया या 30,000 बच्चों ने अप्लाई किया। मेरे पास आंकड़े नहीं है, तो इसलिए मैं एक हाइपोथेटिकल फिगर ले लेता हूँ। उसमें उन्होंने एग्जाम के लिए भरा, वो पैसा इकट्ठा हुआ, गवर्नमेंट में रेवेन्यू आया, पोस्टें निकलनी थी, 100 200 या 500 जो पोस्ट निकली होगी, बाकी बच्चों के फीस खत्म। फिर उसके बाद वो भी क्रैश हो जाती है। क्यों? पता लगता है कि वो पोस्टें जो थी वो बिक चुकी थी। उन पोस्टों पे एक अंधाधुंध भ्रष्टाचार हुआ। फिर IB भी आ गई, ED भी आ गई, CBI भी पड़ गई, 100 किस्म की उस पर क्वेरियां बैठी, और उन्होंने कह दिया जी हमने अब तो जो है वो पूरा का पूरा जो इस नेक्सस था हमने वो पकड़ लिया। फिर आप ठीक 3 महीने गुजरते हैं तो आप कहते हो कि अकाउंट्स की घोटाला बाहर आपका सामने आ गया। फिर आप कहते हो अब हमने फिर से अपन ED बिठा दी है, CBI बिठा दी है, IB बिठा दी है, और ये नेक्सस हमने इसको अब हम नेक्सस को पकड़ रहे हैं। तो फिर ये बताइए, आपने 8 सालों में अगर आपसे नेक्सस ही नहीं पकड़ा जा रहा और आप ही के राज में ये नेक्सस फिर से पनप रहे हैं और इस तरह युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब जिस युवा ने 24 साल की एज में पहला फॉर्म भरा था, आज उसकी 4-5 सालों में वो लिस्ट क्रैश हो गई, आज वो 30 साल के करीब पहुंच गया। अभी भी वो कंफर्म नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी हुई है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बोला है कि अगर ये एजेंसी दागदार पाई गई तो हम ये लिस्ट भी क्रैश मानेंगे। कोर्ट ने तो अपनी स्थिति क्लियर कर दी। अब कोर्ट ने रातों रात उनको स्टे भी दे दिया, रातों रात उस एजेंसी को जिंदा भी कर दिया, और ठीक ये 1 साल 2 साल का खेल होगा। अगर वो एजेंसी जीत गई तो बहुत अच्छा, नहीं जीती तो वो युवा जो है वो अपनी 30-32 की उम्र क्रॉस कर गया होगा, तो मतलब वो फिर से बेरोजगारी की कगार पे खड़ा। मतलब आपका ये कहना है कि बच्चों के साथ जो है वो भ्रष्टाचार बिल्कुल हो रहा है, मैं कह रहा हूं। और अगर आज भी कोई नहीं समझ रहा, आज भी लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं हमारे लिए भाजपा ही उनके लिए राइट ऑप्शन है, तो वो अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और वो अगर आज बदलाव नहीं लाते, बदलाव को नहीं एक्सेप्ट करते, वो आज भ्रष्टाचार जिसकी सिर्फ उनको एक मतलब एक फिक्टिशियस एक ख्याली पुलाव खिलाया गया था, अगर आज भी बच्चे, आज भी उनके माँ बाप, आज भी वो युवा पीढ़ी ये एक्सेप्ट करती है कि नहीं अब हमारे नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन हम एक्सेप्टेंस जो है हमारी भाजपा रहेगी, तो देखिए ये फैसला पब्लिक का होता है। लीडर सिर्फ खड़ा हो सकता है, पार्टी सिर्फ अपने नॉमिनेशन फिगर्स डाल सकती है, अपने बंदे खड़े कर सकती है, लेकिन अल्टीमेटली ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र में लोगों का फैसला ही सर्वोपरि होता है, माना जाता है। और लोकतंत्र में जो वोटिंग राइट्स आते हैं, जो कहानी उसमें जीतता है, फुल बहुमत से जीतता है, वही उसमें सरकार बनाता है। अब ये फैसला कहीं ना कहीं क्लियर कट लोगों के हाथ में है। अगर अब भी लोग इल्यूजन में और एक भ्रम में जीने पसंद करेंगे, तो देखें अरुण जी, वो आप हैं या कोई भी मीडिया वाला है या हम मेरे जैसे लीडर्स हैं, वो उस भ्रम को अगर नहीं लोग उससे निकलना चाहते, तो हम ये तो हो गया एक सब्जी वाला दुकान पे रोज सुबह उठता है और पानी छिड़क रहता है सब्जियों पे। हम एक आदमी वहां पे चला गया, उसने कहा जी इनको पानी क्यों छिड़क रहा, कह रहा है इनको जगा रहा हूँ क्योंकि इनको अपने आप को इन्होंने बेचना है। तो वही सब्जियां तो अगर सब्जी बन के ही वो पानी जगह जगह के दिन ही जागना है, तो फिर कोई समाज सुधार हो नहीं सकता। नहीं, लोगों जो भाजपाई हैं, जो भाजपा के लोग हैं, वो तो कह रहे हैं कि 2014 के बाद ही जो है हमारा देश आज़ाद हुआ है, पहले गुलाम था, आज आज़ाद हुआ है। मैं वही बता रहा हूँ, आज़ाद किससे हुआ? आज़ाद हो गया गवर्नेंस से। आज़ाद किससे हुआ? आज़ाद हो गया राइट कैंडिडेट को राइट अपॉर्चुनिटी जो मिल रही थी वो आज नहीं मिल रही, उन सबसे आज़ादी हो गई। जो एक डेमोक्रेटिक राइट थे वो उनके छीन गए, उससे आज़ादी मिल गई। इसको आप समझना होगा, तो आप इस तरह समझिए। वो ठीक कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे। हिंदुस्तान तो अब जाके आज़ाद हुआ है, जब से भाजपा के हाथों में सत्ता सौंपी गई, उनकी आज़ादी छिन गई तो आज़ाद हो गए। आज़ाद उन्होंने अपने मायने में किया है, आप आज़ादी को किसी और रूप में देख रहे हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से ठीक कह रहे हैं। उन्होंने डेमोक्रेटिक राइट्स दिए, तानाशाह पूरा इंप्लीमेंट कर दिया, भ्रष्टाचार पे कोई अंकुश नहीं है, कोई लगाम नहीं है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वक्तव्यों में आज की डेट में हमारी सरकार चल रही है। और लोग अगर उसको पसंद करते हैं तो वो लोगों ने देखना है, क्योंकि युवा आज बेरोजगार है। तो आपने सुना कि संजय जी का यही कहना है कि बेरोजगार युवाओं को सोचना पड़ेगा कि किस तरह से जो है बेरोजगारी चरम सीमा पर जो है वो इस वक्त है।
ये बात होगी बेरोजगारी की। अब हम बात करेंगे महंगाई की। महंगाई जो है वो इतनी चरम सीमा पर है कि लोग जो है वो त्राही त्राही कर रहे हैं। नहीं, गैस का सिलेंडर 20 से 25 रुपए बढ़ 25 गया आ गया और पेट्रोल जो है वो 4 से उससे दाम 5 आ बढ़ गया। तो क्या कहना है संजय जी आपका? देखिए, वही मैं बाद में फिर वही उसी चीज पे आ जाऊंगा कि लोग अगर सिर्फ बातों में खुश रहना चाहते हैं, ये देखें एक चीज को समझे आप, जो भाजपा है वो बात करती है जिस राम की। नहीं, ऐसा है कि हमने नहीं समझना, हमने आपकी बात लोगों तक पहुंचानी है। जनता को आप समझाइए कि किस तरह से महंगाई जो है वो बढ़ी हुई है। मैं उसी का आपको बताऊंगा कि जिस भगवान राम की बात और जिस भगवान राम को ये लेके आदर्श बना के लोगों में उतरे और लोगों का इन्होंने एक अपना विश्वास पत्र जो है वो विश्वास पाया और अब सत्ता बनाई और पिछले 8 सालों से सत्ता में बैठे भी हुए, चाहे वो JNK में है चाहे वो सेंटर में है। तो ये चीज बताइए, श्री राम भगवान के ने उनके आचार विचार क्या थे, उनका जो उन्होंने एक प्रजातंत्र को जो स्थापित किया था वो क्या था, उनका आधार क्या था। भगवान राम को ही क्यों श्रेष्ठ माना जाता है, भगवान कृष्ण को या भगवान कच्छप अवतार को या 52 अवतार को क्यों नहीं माना जाता, सिर्फ भगवान राम को ही क्यों श्रेष्ठ माना है? क्योंकि जो नींव रखी थी इस संसार की, प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की, लोगों के मत की, वो भगवान राम ने उसकी नींव रखी थी। इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोला जाता है। कहने का मतलब था, उस भाजपा की बात बताता हूँ कि वो रावण ने ही उस टाइम वो विधि पूर्वक प्रभु राम से। अब इस कहानी में राम कौन है और रावण कौन? यही मेरा सवाल है कि आज की डेट में जिस राम को लेके ये आए, जिस राम पे इन्होंने पूरी पॉलिटिक्स की, इनकी वो मर्यादा कहाँ है? जिसका आधार माना है वो मर्यादा कहाँ है? ये तो आज की डेट में अगर आप कोई भी बोलते हो तो उसको उठा के ED, उसको उठा के CBI, उसको उठा के IB, ये सब लगा देते हैं। तो ये बता दीजिए, जो आपके कार्यकारिणी में, जो आपकी प्रजातंत्र में जो इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं, इन पे ED कहाँ है, इन पे नकेल कहाँ है, इन पे जो है, और लेकिन पकड़ा किनको जा रहा है? वो उनको पकड़ा जा रहा है कि अपोजिशन कोई नहीं होगा, जो अपोजिशन में खड़ा होगा उसको धर दबोच लो और उसको खड़ा नहीं होने दो। तो प्रजातंत्र तो रहा नहीं, लोकतंत्र रहा नहीं। जब लोकतंत्र ही नहीं है तो फिर भाजपा के आदर्श कहाँ? उस मामले में मैं आज भी कहता हूं कि मैं अगर कांग्रेस के साथ जुड़ा हूं, कम से कम उन्होंने प्रजातंत्र की लाज तो रखी। जितनी देर वो सत्ता में रहे, बीजेपी अपोजिशन में रही, उन्होंने अपोजिशन को एक मौका दिया, हर बार मौका दिया, और हर बार जब भी प्रजा पे कोई दिक्कत आई तो उन्होंने उसी टाइम उसका समाधान दिया। लेकिन भाजपा के पास आज की डेट में ना नौकरी है, ना प्राइस पे कंट्रोल है, ना महंगाई पे कंट्रोल है, ना इकोनॉमी पे कंट्रोल है, ना बिजनेसमैन के लिए उनके पास कोई सूची है, ना उनके पास कोई आगे की कोई दृष्टि है कि उन्होंने किस तरह इस नेशन को चलाना है। और दूसरी बात कि हमारी स्टेट, मैं अपनी स्टेट की बात करूंगा तो हमारी स्टेट के लिए उनके पास क्या पॉलिसी है वो आज तक डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। जिन भी सत्ताधारियों के उन्होंने हाथ में सत्ता दे दी है, ये उनके खिलाफ ही नहीं बोल पा रहे। जिन ऑफिसर्स का जो मन मर्जी करती है वो करते हैं, ये उनको बोल नहीं पाते। नहीं, हमारी जम्मू कश्मीर को इन्होंने बड़ा अच्छा दिया, जिसको जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता था, आज शराब के ठेकों का शहर है। आज अब वो शराब के ठेकों का शहर तो बनाया, लेकिन उसपे भी कोई अंकुश नहीं है। आप देखिए, किसी भी ठेके पे चले जाइए, मन मर्जी की कीमत लगाई जाए। बसोली में देख लीजिए, आप कल की अखबार में भी आई हुई है, इतनी बड़ी हेडलाइन बनी हुई है कि बसोली में, छोटे से शहर में भी मन मर्जी, जो एक्साइज माफिया है वो अपनी मन मर्जी के रेट लगा रहा है। बोतल पे प्रिंट रेट कोई है, अपना रेट कोई है। अब बताइए कहाँ है एक्साइज डिपार्टमेंट, कहाँ है गवर्नेंस? जिस गवर्नेंस का डंका पीट रहे हैं, हम प्रजातंत्र हैं, हम लोकतंत्र को मान्यता देने हैं, वो कहाँ है? पॉलिसीज कहाँ है? नहीं, ये तो हर गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। आजकल मैंने सुना है कि गुड गवर्नेंस वीक चल रहे हैं। वो तो हम तो आजादी का 75वां महोत्सव भी मना रहे थे पिछले साल, तो आजादी के 75वां महोत्सव में ही ये सारी चीजें हुई। जम्मू में सबसे ज्यादा शराब की दुकानें आजादी के 75वें महोत्सव में खुली, चलो खुल गई। मन मर्जी के माफिया ने अपने मर्जी के रेट लगाए, वो भी खुल गए। मन मर्जी के टोल टैक्स लगे, वो भी खुल गए। जबकि हमारे ही ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कहते हैं सेंटर के कि 60 किलोमीटर से पहले जो है टोल प्लाजा नहीं लगेगा, लेकिन आप देखिए लखनपुर टोल प्लाजा भी लगा हुआ है, सरोवर टोल प्लाजा भी लगा है और मान टोल प्लाजा भी लगा है।
3 टोल इसी में लगे हुए हैं। उसके बाद उनके अपने रेट, और रोड कहीं ठीक नहीं है, रोड की हालत नहीं है, क्योंकि जब आप उसका कॉन्ट्रैक्ट निकालेंगे तो उसमें क्लियर कट लिखा है कि उसकी मेंटेनेंस 4 से 5 साल के बीच में जो है वो उसी टोल प्लाजा को देनी पड़ती है, और जैसे उसकी कॉस्ट रिकवर हो जाती है उसको टोल को हटाना है। इधर तो टोल, ये टोलों का शहर बन गया, ये शराबों का शहर बन गया, ये एक्साइज की मनमर्जी का शहर बन गया, ये अफसरों का शहर बन गया, ये घोटालों का शहर बन गया, ये यूथ की आवाज को दबाने का शहर बन गया। नर्सिंग में कितने लोग बेरोजगार हो गए। अब आज मैं आ रहा था जहाँ पे देखा मैंने छन रोडिया में लोग, एक ने आत्मदाह की का वो अपना फैसला ले लिया कि मैं आत्मदाह कर दूंगा। कौन सुन रहा है उसकी? कल को वो अपने आप को जला देगा, जहां इतने मरे वहां कौन मर गए। आज सुबह आप देखिए रजौरी में इतना बड़ा कांड हो गया। रजौरी में घर में आके आईडी लगा के चले जाते हैं, लेकिन हमारे कोई चेक नहीं है। हमारे चेक्स एंड मेजर्स कहाँ रह गए? पटियाला से एक ट्रक चलता है, सिद्रा पहुंच जाता है, और सिद्रा में आके जो है उस पे सिक्योरिटी फोर्सेस उस पे उसको दर्द बोझती हैं। तो ये बताइए, पटियाला से लेके सिद्रा तक, जम्मू में उसने 3 डिस्ट्रिक्ट क्रॉस कर दिए। जब 3 डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस कर दिया तो तब तक क्यों नहीं पकड़ा गया? पर पंजाब से लेके J&K में आया तब क्यों नहीं पकड़ा गया? तो गवर्नेंस एट योर डोर स्टेप जो है वो है, आप अपने डोर स्टेप पे आप पे एक बॉन्डेज लगा दी गई है, बंधन लगा दिया। आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, अगर निकलेंगे सवाल नहीं पूछेंगे, अगर सवाल पूछे तो हमारी पूरी की पूरी फोर्सेस जो हैं, जितना भी हमारा अफसरी अमली जामा है वो सब आपके पीछे पड़ जाएगा, और कोई भी डेवलपमेंट का कार्य जो है आप हमसे जवाब नहीं दे सकते। अच्छा, आप बसोली से वाबस्ता है, आप हमें ये बताइए कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे जब राशन डिपो पे राशन लेने जाना है, आजकल वो डिजिटल सिस्टम जो है वो शुरू कर दिया है। हमने कल एक स्टोरी चलाई थी, दाना दाना नेटवर्क का मोहताज। क्या लगता है ऐसा वाकई आपके उस तरफ भी है? बिल्कुल है। देखिए, जिसमें बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का सही उपयोग हो तो टेक्नोलॉजी फायदेमंद, अगर टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो तो टेक्नोलॉजी किस काम की। राशन पे अब जो है बायोमेट्रिक मैंडेटरी है, बायोमेट्रिक मैंडेटरी है तो राशन पे जब टावर ही नहीं आपने इंस्टॉल होने दिया, आपने प्राइवेट कंपनी से 25 कंपनियां जो थी वो यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी किसी जमाने में, करते 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 आज सिर्फ 2 या 3 कंपनीज रह गई हैं। आपने उन कंपनीज को, उन फॉरेन इन्वेस्टर्स को यहाँ से भगा दिया, आपने अपनी टैक्स पॉलिसीज उन पे लगा दी, आपने उन पे घोटालों पे घोटाले डाल दिए, आपने उनके पैसे ले लिए, उनके स्पेक्ट्रम कॉस्ट जो है वो लेके आपने आज उनको बता दिया। आज मनमानी जो मोनोपोली रह गई, किसकी रह गई? रिलायंस की रह गई। रिलायंस और एयरटेल रह गई, 2 ही कंपनियां, कंपटीशन खत्म हो गया, रेट्स मनमानी वाले हो गए। आज वही रिचार्ज जो है पहले 30 दिन का होता था, आज 28 दिन पे आ गया, कल नई न्यूज आ जाएगी 25 दिन पे हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है ये कहां से, मुझे बता दी, कौन सा देश विकास की तरफ चल रहा है? विकास तो कहीं भी नहीं हो रहा। विकास को क्या है कि हम वही राशन जो है, राशन हमारा 1 ही किलो है, हम उसकी जो है मुठूनी बट के उसको दे रहे हैं, और वो जो है हमने उसका साइज कम कर दिया है। नहीं, विकास की आपने बात की, बिजली की बात करें, आजकल इलेक्ट्रिसिटी कट जो है वो जोरों पे चल रहा है। देखिए, 2 किस्म का इलेक्ट्रिसिटी कट हो चुका है, एक है शेड्यूल्ड कट, एक है अनशेड्यूल्ड कट। उसमें भी इन्होंने, मेरे को तो जो बसोली में एक भाजपा ही कुछ लोगों ने जो है जुलूस निकाला था, भाजपा के खिलाफ ही निकाला था लोगों। आज ये इस लेवल तक उनका जो है मतलब रोष आ चुका है कि अब भाजपा के ही बंदे भाजपा के खिलाफ जो है वो आक्रोश कर रहे हैं और सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई बिजली जो है वो है कहाँ। आपने एक डिफाइन कर दिया है, मैं 1500 रुपया लमसम आप प्राइस ले रहे हैं किसी मकान से, लाइट उसको दें या ना दें। शेड्यूल्ड कट 8 घंटे का, अनशेड्यूल्ड कट और 8 घंटे का, 24 घंटे में से 16 घंटे काट लीजिए तो फिर कितने बचे? 8 घंटे। तो 8 घंटे आपने टोटल लाइट देनी है, वो भी बिट्स एंड उसमें देनी है, काट काट के देनी है, चाहे आधा घंटा लेट होगी और फिर 1 घंटा आएगी, फिर 2 घंटे के लिए जाएगी। ऐसे जो है बिजली का भी हो गया। जब से हमारी ड्यूटी बन गई तो इन्वेस्टमेंटें कम हो गई, जम्मू में इन्वेस्टमेंट कम ही होती जा रही है, लेकिन इंस्पेक्टर बढ़ गए, पूछने वाले बढ़ गए। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं नीचे लगाना है, पैसा ग्राउंड पे लगना नहीं है। आप, मैं कहता हूँ, चैलेंज देता हूँ राजा साहब, आप मुझे ये बताइए कि क्या विकल्प क्या है इन सब? देखिए, विकल्प इसमें आज की डेट में मैं तो कहूंगा कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा विकल्प है। अगर इस पे भी लोग इतना सब सहने के बाद भी अगर उस विकल्प को नहीं चुनते हैं तो इसमें कांग्रेस को मतलब जिम्मेदार ठहराना
बिल्कुल गलत होगा। हमारी हर कोशिश है, हम हर गली नुक्कड़ पे जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा भी उसका एक रूप है, उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो आ जाएगा। हम तो अपने हर विकल्प खोल के बैठे हैं कि अगर गलतियां किससे नहीं हुई, शायद मैं कह रहा हूँ गलतियां हुई होंगी, पीछे गलतियां ही, उसका खमियाजा आपने दिया कि आपने हमें 8 साल सत्ता से बाहर रखा। अब ये बता दिए कि जिनको आपने 8 साल सत्ता में लाया है तो उनसे आपने क्या पाया है, और अब आप अपना कंपैरिजन हमारे साथ कर लें, एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें, आपको सामने पता लग जाएगा कि क्या विकल्प वो खराब था या क्या विकल्प ये खराब है। सिर्फ धर्म जाति के नाम पे लड़के और डेवलपमेंट को हम एक दरकिरार कर दें, हम रंगों की लड़ाई लड़ लें, हम कपड़ों की लड़ाई लड़ लें, हम धर्म जाति पे अलग हो जाएं, या हम सब डेवलपमेंट की बात करें, हम अपने यूथ की बात करें, हम हमारे आने वाले भविष्य की बात करें, हम फैसिलिटीज की बात करें, हम उस चीज को डेवलप करने की बात करें, तो वो देखा जाए। ये दोनों को अब ये सारा चीज जो है वो जनता ने डिसाइड करना है। इसमें मेरा अकेले का कुछ मत हो सकता है, लेकिन मत जो है वो फिर भी जनता का ही माने रखा जाएगा और जनता ही डिसाइड करेगी कि उनको वो क्या देखना चाहती है। अब हिमाचल ने, आप देखिए आपके सामने, हिमाचल ने अगेंस्ट ऑल ऑड्स डिसाइड किया और उन्होंने सत्ता पलटी। जी हमें ये बताइए कि बसोली में एक स्टेडियम बनने जा रहा था, पहले भी हमने एक खबर की थी स्टेडियम को लेकर, उस पे आपका क्या कहना है, क्या वो स्टेडियम बनना शुरू हो गया? देखिए वही बात आ जाती है ना, फिर भाजपा ने दिया क्या, भाजपा ने बसोली वासियों से हमेशा छीना ही छीना है। एक स्टेडियम, अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम लॉन्च हुआ, आज वो स्टेडियम जो है वो एक, उसमें लोगों के घर भी चले गए, रोड भी चले गए, स्कूल भी चले गए, बहुतों की चीजों की बलि लग गई, लेकिन स्टेडियम बाद में उठा और हीरानगर दे दिया गया। तो मुझे एक चीज बताइए, जब वो गवर्नमेंट लैंड एक्वायर हो चुकी है तो क्या उसको लोगों को वो विकल्प देना, आज उनसे वो हक छीनना, क्या भाजपा का इंसाफ है बसोली वालों के साथ? क्या वहां पे गवर्नमेंट लैंड सैंक्शनड है, लैंड हैंड ओवर टू स्पोर्ट्स है, तो क्या स्पोर्ट्स स्टेडियम वहां पे दूसरा नहीं खोल सकता? जो आपने एक चीज तो छीन ली, लेकिन दूसरी चीज दी क्या? आखिरकार वो जो इतना बड़ा आपने वो ठेकेदार बुलाए, इतनी मिट्टियां उठाई, इतने लोगों को घर बर्बाद हुए, लोगों को पलायन करना पड़ गया, आज वो भी खंडर बन के रह गया। तो फिर उस स्टेडियम को क्यों नहीं लिया जा रहा, क्यों नहीं बनाया जा रहा? तो यही तो मेरा सवाल है। इसी क्या राजनीतिक शिकार बना? तो राजनीतिक शिकार ही है ना। आप देखें कि आप, ये कहाँ की नीति है कि अगर आपको एक, और सबसे बड़ी बात है कि जो दिया था वो भी बीजेपी के ही सरकार में दौरान वो सैंक्शन हुआ था, भाजपा ही भाजपा की दुश्मन बनी हुई है, तो आप हमें हमसे सवाल पूछते हैं। स्टेडियम अगर है, वो लैंड है वो, तो क्यों नहीं उस पर प्रोसेस किया जा रहा, क्यों नहीं उसको दोबारा सेव कर रहा? क्या कर रहे हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, क्या कर रही है? आपके पास लैंड एक्वायर की हुई है, आपने प्रॉपर प्रोसेस से वो लैंड को स्पोर्ट्स काउंसिल को दिया हो, तो फिर स्पोर्ट्स काउंसिल क्या कर रही है उस पर एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? आपके पास पैसा सैंक्शन था, वो पैसा कहाँ है? तो हिसाब तो फिर पूछेंगे ना हम। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ संजय राजदान जी। इनका यही कहना है, भाजपा ही भाजपा के खिलाफ है और लोगों के लिए सबसे बड़ा विकल्प कांग्रेस है। ऐसी चर्चाएं आपको आगे और भी दिखाई जाएंगी। तब तक के लिए अर्ली एक्सप्रेस की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।